डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। बहुत बार देखा गया है कि मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर होने के बावजूद इसमें कई बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कहां से आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, इस कंसेप्ट का क्या यूज है केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकली किस तरह से इसको हम हैंडल करते हैं, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। मोल जो है वो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मोल इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है ये। जैसे हम लोग कहते हैं 100 या डजन, तो उसका मतलब क्या समझा जाता है? 100 मतलब 100 नंबर, हम 100 यूनिट्स। डजन, डजन मतलब 12 यूनिट्स, एंड सो ऑन। लेकिन केमिस्ट्री में 100, डजन या ऐसे किसी छोटे नंबर से कुछ नहीं होता, लाख करोड़ से कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में होता है बहुत बड़े बड़े नंबर। तो केमिस्ट्री में एक नंबर हमें एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो है उसे कहा जाता है 1 मोल, और यह बेसिकली 6.02 एंड 22 समथिंग समथिंग होता है, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहां लिखते हैं हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मतलब होता है 1 मोल जो होता है 6.02 10⁻23 यूनिट। तो इतना बड़ा नंबर है ये। लेकिन इसकी जरूरत कहां से पड़ी, इसकी जरूरत क्यों है, कैसे कैलकुलेशन में यूज होता है, सबसे पहले ये मिला कैसे, और हमारे लिए यूनिट्स का क्या मतलब है, क्या जरूरत है, ये समझते हैं। देखिए, एक मोल जो है, अगर मैं कहूं 1 मोल H2 एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल लिखूंगा, H एटम्स से ये मॉलिक्यूल्स है, H2 जो है मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सीधे सीधे लिखेंगे 1 मोल H2। 1 मोल H2 का मतलब यह हुआ कि 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसी तरह से लिखा अगर आपने 1 मोल O, तो इसका मतलब 6.02 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि ये एटम्स है। एक बात ध्यान रहे, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो आपको थोड़ा सा और सिखाएगा इसके बारे में। व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ O2? बड़ी सिंपल सी बात है। 1 मोल O2, 1 मोल O2 का मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। 1 मोल O2 का सीधा सीधा मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितना हो गया? दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो सीधी सी बात है कि 1 मोल O2 है, मतलब 6.02 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। और एक बात आपको अच्छे से पता है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो सीधी बात है 1 मोल O2 जो है उसमें आपके 2 मोल एटम्स होंगे। तो मैं लिखूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ O2, और इसके लिए लिखूंगा 2 मोल। 2 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉट O2। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन हम एक बात समझते हैं कि आखिर ये आया क्यों, कहां से हमें केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में इतने बड़े नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। और एवोगैड्रो ने जो इसे कहा था, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज बेसिकली 6.02 इंटू 10⁻23 जो है उसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू 6.022 समथिंग समथिंग होती है। यहां पर हम केवल 6.02 10⁻23 ही लिखेंगे हमेशा, ताकि कैलकुलेशंस में यही यूज होता है ज्यादातर।
और इसका सिंबल जो है वह होता है Na। एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता था पहले इसे। तो समझते हैं एवोगैड्रो को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। केमिस्ट्री में हम जो इक्वेशंस लिखते हैं उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटी सी पुरानी इक्वेशन जिसे आपने बार बार देखा होगा। H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू, इट गिव्स केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का हमें क्या मिलता है, H2O। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो मतलब हम निकालते हैं केमिकली, जो हम आज स्टोइचियोमेट्री में हम डिफाइन कर चुके हैं या जिसे हम मानते हैं, उसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल ऑफ H2 हाफ मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ H2O। अगर सभी को गैसेस स्टेट में लिया जाए तो हमें केमिकल रिएक्शंस को समझने में बहुत अच्छी मदद मिली थी। किसी को यह नहीं पता था कि H2 प्लस हाफ O2 H2O होता है, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं था कि H2 का एक एटम O2 का H2 के दो एटम, दो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर एक H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये कैसे पता चला, ये बात की बात है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर शुरुआती जो कैलकुलेशंस हुआ करती थी, उन्होंने कुछ सब्सटेंस लिया और उसे ग्राम में मेजर किया होगा, इनफैक्ट किया था। दूसरा सब्सटेंस लिया, उसे ग्राम में मेजर किया और आउटपुट देखा उन्होंने, कुछ सब्सटेंस मिला ग्राम में। ऑब्वियस मिलना चाहिए था, अगर यह पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यह सब्सटेंस हमें मिलता है। तो उन्होंने अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया होगा, कैसे मेजर किया मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया उन्होंने, या हाइड्रोजन, यह रिएक्शन जो है गैसेस ना होकर कोई दूसरे सब्सटेंस पे ले सकते हैं, सॉलिड सॉलिड की रिएक्शन ले सकते हैं जिससे लिक्विड बन रहा हो, या लिक्विड लिक्विड टू लिक्विड रिएक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से किया गया है। सबसे पहले कैलकुलेशन इसी तरह से दी गई, कैलकुलेशंस के एक्सपेरिमेंट इसी तरह से हुए कि कितना ग्राम क्या लिया और उससे क्या बना। तो चलो हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन कितना लिया, ऑक्सीजन लिया 16 ग्राम, तो हमें मिला 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर मिला। पक्की बात है। अब उस केमिकल लैब में कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बचा हुआ नहीं रहा था, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया, पूरा यूटिलाइज हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो पूरा पूरा यूटिलाइज हुआ। 2 ग्राम हाइड्रोजन ने 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा और 18 ग्राम ऑफ H2O जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो आगे देखते हैं इस बात से हमें क्या समझने को मिला। तो क्या हम देख चुके हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 18 ग्राम ऑफ वाटर बना रही है। तो इसी तरह से यह जो इंटीग्रल रिलेशंस जो देखने को मिला, उसी तरह से आगे भी देखने को मिला, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन से देखने को मिला, इससे SO2 बनता है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो था 32 ग्राम ऑफ सल्फर से रिएक्शन करके SO2 बनाता था 64 ग्राम, और वहां पर ऑक्सीजन और सल्फर जो है पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता था। तो इसका मतलब साफ था कि वहां पर एक इंटीग्रल रिलेशन है, सल्फर का एक पार्टिकल, एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम या कहें कि एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके SO2 बनाता है, या हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन करके H2O बनाता है। आप कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, वहां पर इसका मतलब नंबर ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस होती थी वो इंटीजर नंबर्स ऑफ इससे बनती थी। हालांकि हम बाद में देख चुके हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन गैसेस रिएक्शंस में पूरा का पूरा यूटिलाइज होकर हमें पूरा अमाउंट मिलता था। लेकिन अगर यह गैसेस का मामला है तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि एक वॉल्यूम V सल्फर ले लिया जाए, उतना ही वॉल्यूम ऑक्सीजन का ले लिया जाए। दोनों गैसेस स्टेट में, इस बात का ध्यान रखें, गैसेस स्टेट है इसलिए G लिख लेता हूं मैं, यहां पर G लिख लेता हूं। सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम
वॉल्यूम यहां V लेते हैं, वॉल्यूम यहां V लेते हैं, तो हमें जो रिएक्शन होने के बाद अमाउंट मिलता है वह V मिलता है। V वॉल्यूम जो है वो गैस मिलता है, कौन सा, SO2। अगर वाटर के रिएक्शन पर इसे देखा जाए तो जहां हाइड्रोजन का वॉल्यूम हम अगर V लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था वो V/2 होता है वहां पर, और रिएक्शन के बाद हमें मिलता है H2O। कितना वॉल्यूम मिलता है, यह भी गैस स्टेट में मिलता है, और इसका वॉल्यूम मिलता है V। और यह बात एक्सपेरिमेंट से देखने को मिली। इसका मतलब साफ है कि V वॉल्यूम में जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और V/2 वॉल्यूम में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ रिएक्शन करके V वॉल्यूम बनता है। और यह बात भी हमें पता है कि 2 ग्राम इसका मास और इसका ग्राम मास जो है वो 16 ग्राम है। और यह भी हमें पता है कि H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। तो सीधी सी बात है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स हैं उनकी रिएक्शन 16 ग्राम ऑक्सीजन में जिसका वॉल्यूम आधा है उससे होकर H2O मिलता है 18 ग्राम। इसी तरह ऊपर वाली रिएक्शन में देखने को मिलता है कि सल्फर के V वॉल्यूम में जितने एटम्स हैं उनकी रिएक्शन उतने ही वॉल्यूम में प्रेजेंट ऑक्सीजन से होकर SO2 बनता है, और उसका वॉल्यूम उतना ही होता है। तो एवोगैड्रो ने यहां से, और हम भी इस बात को देख रहे हैं यहां पर, कि यहां वॉल्यूम जो है गैसेस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। उनका मास क्या, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका मास हमें 2 ग्राम हो या 16 ग्राम हो या 32 ग्राम हो या 32 ग्राम हो, वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर SO2S प्लस O2 मिला के SO2 बन रहा है, इसका V वॉल्यूम, इसका V वॉल्यूम, इससे V वॉल्यूम बन रहा है। उसी तरह से अगर मैं बहुत सी रिएक्शंस देखूं तो अमोनिया का बनने का रिएक्शन देखूं, 2NH3 को देखूं तो N2 प्लस 3H2, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का लीजिए, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का लीजिए, तो 2 वॉल्यूम अमोनिया मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि सेम वॉल्यूम में सभी गैसेस के नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, और यही एवोगैड्रो ने पता करा था। और एवोगैड्रो ने जो पता करा था उसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया गया और डिफाइन किया गया। तो हम देखते हैं 22.4 लीटर ऑफ अ गैस contains 1 mole of its एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखें कि एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो 22.4 लीटर जो गैस होगा उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे। अगर वो मॉलिकुलर फॉर्म में है तो 22.4 लीटर ऑफ गैस में उसके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर ऑफ गैस ली जाए, कोई सी भी गैस ली जाए दुनिया में, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे या नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे, और वह होगा 1 मोल। हालांकि 1 मोल की डेफिनेशन जो है वो दूसरी तरह से भी दी गई है, दूसरी तरह से दी गई है, जिसे अब हम समझेंगे आगे। तो पहले जो डेफिनेशन दी गई थी वह कुछ इस तरह से दी गई थी कि 1 मोल आखिर होता कितना है, किसे 1 मोल मान लिया जाए। कोई तो स्टैंडर्ड हो कि भाई हाँ इसे एक स्टैंडर्ड ले लिया जाए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन में जो लिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 gram is equal to Na Avogadro number, that is 6.02 10⁻23।
पहले ये डिफाइन कर लिया, एक डेफिनेशन दी गई थी, बाद में इसे रीडिफाइन किया गया था और उसे कार्बन की टर्म में लिखा गया था। पहले क्या था, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे उसे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मान लिया गया था। अब ऑब्वियस है 2 ग्राम हाइड्रोजन जो होगी उसमें 2 मोल होंगे और ऑक्सीजन से कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो कितने ग्राम हो जाएगा, उसके लिए हमें ऑक्सीजन का और इस कार्बन का सबका एक मोलिकुलर मास फाइंड करना, मोलर मास जो है वो डिफाइन करना होगा। तो मोलर मास डिफाइन किया गया, किसी के मास से कोई मतलब नहीं है। तो हमें मोलर मास की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी, देखिए समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स HCl, या हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन इट गिव्स HBr। तो मैं अगर कहूं कि आपको कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन कितने ग्राम क्लोरीन से होगा जिससे HCl, कितने ग्राम HCl मिलेगा, तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो है एक इतने एटम होते हैं, क्योंकि मोल की डेफिनेशन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। पुराने डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम, इसे समझने के लिए। तो इतने अगर एटम है तो उससे रिएक्शन करने के लिए उतने ही एटम चाहिए हमें क्लोरीन के भी। तो क्लोरीन के अगर इतने एटम ले लिए जाएं तो उनका मास कितना होगा, यह भी तो एक बात है। तो उतना मास अगर यहां पता हो तो हम H+Cl 1 ग्राम हाइड्रोजन और उतने ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें HCl मिल जाएगा। या ब्रोमीन की बात करें, एक हाइड्रोजन एटम एक ब्रोमीन एटम से रिएक्शन करके HBr बनाएगा, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन का मतलब जो होता है कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ब्रोमीन एटम से रिएक्शन करेगा और 1 मोल HBr मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कितने ग्राम रिएक्शन करेगा यह कैसे समझ में आएगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन उसमें अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो इतने ब्रोमीन एटम भी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए सबका एक मोलर मास। मोलर मास का क्या मतलब हुआ, मास ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग 6.02 10⁻23, और मैं कहूंगा कि Na सबसे पहले लिखा है, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स कहूं या एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, और 1 मोल सोडियम का मतलब क्या निकालेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल सोडियम, क्या मतलब निकालेंगे आप। पहले मैं सोडियम का मतलब निकालता हूं, मैं कहूंगा 6.02 10⁻23, या एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, एवोगैड्रो कांस्टेंट की इक्वल नंबर ऑफ 1 मोल Na का मतलब 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम मेटल। तो इसका मास जो है वो जो भी होता है 23 ग्राम होता है, या बेसिकली मोलर मास हो गया। 1 मोल सोडियम का मतलब इतना, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन का क्या समझेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली अगर हमें कहा जाता है 1 मोल ऑक्सीजन तो उसका मतलब हम मॉलिक्यूल्स मानेंगे। इसका मतलब हम मानेंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और से Na नंबर ऑफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन जो नॉर्मली आपको मिलता है वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। जब तक कि आपको स्पेशली न कहा जाए 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तब तक आप केवल उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही माने, क्योंकि स्टैंडर्ड जो हमारा बना हुआ है वो उसकी नेचुरल जो प्रेजेंस है नेचर में उसे लिया जाता है। तो उसी तरह से अगर आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज नंबर ऑफ moles of H2 in
1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में H2 कितने मोल होगा? ऑब्वियसली 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 10^23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, लेकिन H2 अगर वो फॉर्म में है तो उसके 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया है, तो मास तो उतना ही रहेगा, 1 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है, काउंट जो है आधा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 1 ग्राम H2 जो है वो आधा मोल ऑफ हाइड्रोजन है। साफ है, क्योंकि 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, तो ये आधे और डबल का जो मामला है वो आपको समझना चाहिए अच्छे से। मास उतना ही हो गया, लेकिन उसकी जो मोल है वो आधा हो गया या डबल हो गया। तो इस बात का पूरा केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है। तो यह जो है मोलर मास, उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या रिलेशन है, और न्यू डेफिनेशन क्या है उसे समझते हैं हम। सबसे पहले जो नई डेफिनेशन है वो यह है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट है। C12 कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 वो सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला है, और प्योरिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेन्स 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। या हम कहें कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज डिफाइंड एज एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट, दैट इज 6.02 10^23। मतलब 12 ग्राम कार्बन में हमें 6.02 10^23 नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे, दैट इज 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये नई डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि मोलर मास कैसे कैसे निकालते हैं और कुछ कैलकुलेशंस किस तरह से होती है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। एक यूनिट जो आपने हमेशा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सुना होगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये कहां से आया मैं आपको बताता हूं। मास ऑफ ए C12 एटम जो है उसे डिफाइन किया गया है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि किसी भी छोटे पार्टिकल को, जैसे एटम है या न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उनका मास जो है हम कैसे मेजर करेंगे, किसके कंपैरिजन में मेजर करेंगे? किलोग्राम और ग्राम में लिखेंगे तो बहुत सारे डेसिमल्स और बहुत सारी पावर्स होगी। इसलिए हमने डिफाइन कर लिया था कि 12 ग्राम ऑफ C12 एटम है, जो 1 मोल जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो मास ऑफ अ सिंगल C12 एटम है, उसे 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट कहा गया है। उसकी कंपैरिजन में अगर मास ऑफ हाइड्रोजन देखें, मास ऑफ सिंगल H एटम देखें, तो वह 1.008 एटॉमिक मास यूनिट होता है। पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, इसलिए उसका मास जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट था, लेकिन अब कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है, इसलिए कार्बन का जो मास है 12.00 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया गया है। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ? बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1.66 समथिंग समथिंग। बहुत बड़ी डेसिमल्स की नंबर होंगे, आगे 4-5 तरह के और नंबर होंगे, लेकिन उससे हमें जरूरत नहीं है। यहां केवल हम समझ रहे हैं कितना कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होता है। 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम C12 कार्बन एवोगाड्रो नंबर होता है। तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ अ C12 एटम कितना हो जाएगा, आप भी बताइए। 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, सीधी सीधी बात है, 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो एक एवोगाड्रो नंबर मतलब 1 अपॉन
एवोगैड्रो कांस्टेंट का मतलब यह हुआ कि वह हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। तो मास ऑफ अ C12 एटम बेसिकली हो गया आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मास भी इसी तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब अगर हम देखें मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, नॉर्मली क्या होता है 1 AMU की जो वैल्यू होती है, वह जो 1 AMU मास होता है वह बेसिकली आपके मास ऑफ प्रोटॉन या लगभग कहें तो मास ऑफ ए न्यूट्रॉन के इक्वल होती है। तो अगर ऑक्सीजन की अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास कितना कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 16 एटॉमिक मास यूनिट। एग्जैक्टली देखें तो 16 पॉइंट समथिंग समथिंग एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं कहूंगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 जो है 32 ग्राम होगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एक O2 में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 O2 एटम है यहां पर, तो उसमें 32 प्रोटॉन 32 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। 32 पार्टिकल मतलब जिसमें 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन होंगे। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU होता है, लगभग। तो 32 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास वाले ऑक्सीजन का जो 1 मोल होगा वो 32 ग्राम के आसपास होगा। अगर टेबल से देखें तो बात अलग है, टेबल से जो चाहे आप निकाल सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो 32 पॉइंट समथिंग होगी। तो एक इंटीजर नंबर होता है, इसे बेसिकली एटॉमिक मास नंबर भी कहा जाता है, और ये इंटीजर नंबर होता है। एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है, इट इज नंबर नियर टू द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो ये क्लोज रिलेशन है बेसिकली यहां पर। एक एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो मास होता है वो करेक्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट नहीं होता है, 1.67 समथिंग और 10⁻27 kg वो भी होता है, लेकिन वो 1 एटॉमिक मास यूनिट नहीं होता है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि वह किस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन में कम ज्यादा होता है, मास डिफेक्ट होता है, वह सब कुछ बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए एग्जैक्टली उतना नहीं होता है कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिले तो 16 न्यूट्रॉन इसका मास हो गया, उससे कार्बन का मास के कंपैरिजन में उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता है तो अगर उसका हमें एटॉमिक नंबर पता है, स्ट्रक्चर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है, तो हम उसकी केमिकल कैलकुलेशंस में हमारी मदद ले सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें 28 ग्राम जो हो जाएगा पर मोल, जो है उसका मोलर मास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत जहां पड़ती है वहां दिया हुआ रहेगा आपको, तो उसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। और क्लोरीन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्लोरीन का मोलर मास जो होता है, क्लोरीन के लिए 35.5 ग्राम होता है। अब यह ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो है उसमें 2 आइसोटॉप्स होते हैं, और उनका जो 2 आइसोटॉप्स का जो आपस में रेशो है वो काफी ज्यादा होता है। एक आइसोटॉप का मास 34 और एक आइसोटॉप का मास 36 AMU होता है अप्रोक्सीमेटली। तो वहां पर जो उनका एवरेज बनता है वह 35.5, क्योंकि क्लोरीन हमेशा मिक्सचर होता है। प्योर क्लोरीन जो होता है उसमें 2 आइसोटॉप्स का मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन में आइसोटॉप्स का मिक्सचर कम होता है, हाइड्रोजन में आइसोटॉप्स का मिक्सचर कम होता है। ऑक्सीजन का आइसोटॉप ओजोन होता है, सॉरी एलोट्रोप है वो। कार्बन का आइसोटॉप होता है C14, इस तरह से, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है। लेकिन क्लोरीन में जो स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं और उनका जो रेशो होता है वो 25% 75% का एक मिक्सचर होता है, इसलिए उसका एवरेज एटॉमिक मोलर मास जो होता है, जो केमिकल कैलकुलेशंस में निकलता है, वो 35.5 ग्राम होता है। क्लोरीन के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम है, बाकी किसी के साथ नहीं है, इसलिए आपको बाकी की कैलकुलेशंस की याद करने की जरूरत नहीं। मोलर मास आप ऐसे ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो 3 जो बहुत बड़े रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 मोल के नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे हम भाई, एक का चार्ज इतना, इतनों का चार्ज कितना, यह जो होगा अप्रोक्सीमेटली 96500 समथिंग होता है, कुलाम होता है। और इतने कुलाम को 1 फेराड कहा जाता है, 1 फेराड कहा जाता है। एक और फेमस केमिक रिएक्शन जो है, रिलेशन जो है एवोगैड्रो नंबर का, वो मैं आपको बताता हूं। तो 1 फेराड क्या हो गया, एवोगैड्रो कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1 फेराड, 1F लिखा जाता है इसे। 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इसी तरह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है, ये 8.31 होता है। और एवोगैड्रो नंबर होता है, सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 10⁻⁻23। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.02 10⁻23। तो यह मिलकर बनता है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये एक फेमस रिलेशन है यहां पर एवोगैड्रो नंबर का इसके साथ। तो आप समझ गए होंगे कि एक मोल हमने क्यों डिफाइन किया, एक मोल होता कितना है और केमिकल कैलकुलेशंस में इसका रिलेशन किस तरह से होता है, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, उसका एक मोल से कितना रिलेशन होता है, मोलर मास क्या होता है और मोलर मास का कैलकुलेशंस में किस तरह से यूज होता है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल से आप करें तो मेरी इन बातों का ध्यान रखें, आपको बड़ी आसानी से मोल का मतलब समझ में आएगा, उसका यूज समझ में आएगा। जिसका जितना यूज समझ में आएगा वो कंसेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा।